नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नैनीताल से मिल रही है। जवाहर नवोदय स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 85 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले दिनों 11 छात्र कोविड पॉजिटिव यहां पर मिले थे। जांच के लिए 496 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 85 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है और उसके बाद से ही बच्चों को क्वारंटीन किया गया है। संक्रमित बच्चों को स्कूल में ही आइसोलेट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नैनीताल से, जहां जवाहर नवोदय स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 85 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मेरे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी है, कैसे हुआ ये इतना बड़ा विस्फोट एक साथ, 85 बच्चे कोरोना पॉजिटिव? देखिए मनु, ये वाकई एक बड़ी खबर है, क्योंकि स्कूल में जो जवाहर नवोदय विद्यालय है सुयालबाड़ी में, वहां पर जो 85 छात्र हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि इससे पहले वहां पे 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसके बाद जो 495 छात्र थे उनके RT-PCR सैंपल लिया गया था और आज अभी थोड़ा देर पहले वो रिपोर्ट आई है। तो 85 छात्र फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने निगरानी बढ़ा दी है। इसके अलावा SDM से, हमारे वहां पर जो लोकल SDM है, उनसे बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एक अभी कल या परसों में जो नेगेटिव जो बच्चे आए हैं उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद उन बच्चों को अगर उनका नेगेटिव टेस्ट निकलता है तो उनको उनके माँ बाप उनके सहयोग से घर भेज दिया जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल वहां पर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और जो कोरोना पॉजिटिव बच्चे हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया है। ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं देहरादून में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए पेशेंट मिले हैं, 3 देहरादून में तो वहीं एक अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है। 21 दिसंबर को ऋषिकेश आने पर इनके सैंपल लिए गए थे, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए केस मिले हैं देहरादून में। हरिद्वार से बड़ी खबर है। धर्म संसद में विवादित बयान के मामले में 2 और लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यति नरसिंहानंद गिरी और धर्मराज सिंघू पर दर्ज हुआ है भड़काऊ बयानबाजी का केस। 3 लोगों पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है। नगर कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार के धर्म संसद में विवादित बयान को लेकर देहरादून में मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रदर्शन पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि अब ये मामला सिर्फ हिंदू मुस्लिम समुदाय का नहीं है, ये अब पूरे देश का सवाल बन गया है। धर्म संसद में महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहने वाले पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई है, लेकिन यहां उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसी अमर्यादित बात गांधी के लिए कहने वाले के ऊपर मुकदमा दायर किया है और यहाँ की सरकार संरक्षण दे रही थी, बेनकाब हो गई। तो मुझे अब उम्मीद है कि ये भी शर्मा शर्मी जो है इस पर कार्रवाई करेगी। खबर चमोली से है, जहां औली से 4 किलोमीटर ऊपर गौरसों में राजस्व विभाग की टीम को एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद हुआ है। शव संजीव कुमार गुप्ता और सिंसा गुप्ता का बताया जा रहा है। राजस्व विभाग की टीम को केवल हवाई टिकट के जरिए इनके नाम पता चल पाए हैं। दोनों ही मृतकों के पास से कोई भी ID प्रूफ नहीं मिला है। ज्यादा ठंड की वजह से दोनों की मौत होने की बात कही जा रही है। खबर रुद्रपुर से है। गदरपुर रोड में SP सॉल्वेंट कंपनी में आग लग गई। आग में 3 मजदूर झुलस गए हैं। आग से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। 1 महीने में दूसरी बार इस कंपनी में आग लगी है। आग पर फिलहाल तो काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों का नुकसान और 3 मजदूर झुलस गए हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप ने ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले को एक बार फिर फीका कर दिया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेले का आयोजन 1 सप्ताह ना कराकर केवल 3 दिन ही आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मेले में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों के आने पर प्रतिबंध होगा। वहीं बाहरी प्रदेश के कलाकारों को भी इस मेले में बुलाया नहीं जाएगा। और सभी ने अपना अपना जो पक्ष है वो यहाँ पे रखा और उसी के बेसिस पे जो है हमने ये आज यहाँ पे निर्णय हुआ है कंसेंसस से कि यहाँ पे जो मेला है वो होना चाहिए
और क्योंकि ओमिक्रॉन की भी यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी हुई है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि इस बार हम सिर्फ 3 दिन का यहाँ पे मेला करेंगे। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा शनिवार को रामनगर पहुंची। छोई से इस यात्रा का रामनगर विधानसभा में आगमन पर एक बाइक रैली निकाली गई। ये यात्रा शाम को पीरुमदारा पहुंची, जहां एक जनसभा को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में जिस तरह जनसैलाब उमड़ रहा है, इससे जाहिर है कि 2022 में प्रदेश भर में फिर से भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जन सैलाब है जगह जगह, जहां से हम निकल रहे, जो हालत यहाँ है वही सब जगह लोगों में उत्साह है। साफ हो गया है कि 2022 में भारी बहुमत से हमारी पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से जनता ने मन बना लिया है कि हम उसको सेवा करने का अवसर देंगे। बीते कुछ सालों की तुलना में उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ 2021 में 10% बढ़ा है, जिसमें साइबर और ड्रग्स के मामले सबसे ज्यादा आए हैं। डीजीपी का कहना है कि पुलिस लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है और लगाम लगाने की कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हर जिले में साइबर थाना और ड्रग्स के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाना है, संवेदनशील बनाना है, आधुनिक बनाना है, स्ट्रिक्ट भी बनाना है, क्रिमिनल्स पे शिकंजा कसना है। वो सारी योजनाएं हमारी जारी रहेंगी और अभी चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना है। ये सारे हमारी चुनौतियां हैं। साइबर क्राइम, ड्रग्स, ट्रैफिक पहले से हमने लिया हुआ है, उन पे और आगे काम करना है। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण 50,000 से ज्यादा प्रवासी अपने गांव को लौटे, लेकिन हालात सामान्य होते ही हजारों की संख्या में लोग पलायन कर गए। एक रिपोर्ट देखिए। प्रवासियों के रोजगार को लेकर पिछले 2 साल खूब चर्चाओं में रहे, लेकिन जब जिले में मतदाता सूची बनी तो पता चला कि सभी प्रवासी वापस अपनी रोजी रोटी के लिए मैदान का रुख कर चुके हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अपने तर्क दे रहा है कि उनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जनपद में जिनके नाम ऑलरेडी मतदाता सूची में हैं। वो यदि किसी काम से गांव के बाहर रहते हैं या किसी वजह से गांव के बाहर चले गए हैं, परंतु उनका घर, उनका मकान, उनका परिवार गांव में ही रहता है, तो उनके नाम मतदाता सूची से नहीं कटे हैं। उनमें प्रवासियों की संख्या भी है जो किसी काम इत्यादि की वजह से बाहर रहते थे। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को इस सूची पर राजनीति करने का मौका मिल गया है और कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने प्रवासियों के लिए जो प्रचार प्रसार किया था उन्हें कुछ नहीं मिला, अब वो वापस लौट गए हैं। राज्य की सरकार ने उनके साथ छल किया, धोखा किया। किसी तरह के रोजगार उपलब्ध न होने के कारण उसमें से 90 और 90% लोग फिर अपनी ज़िंदगी की, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए देश के दूसरे अंचलों में चले गए। एक तरफ से वो प्रवासी भाइयों के साथ राज्य की सरकार ने छल किया, कपट भी किया। पहाड़ों से रोजगार सहित मूलभूत सुविधाओं के लिए साल दर साल पलायन हो रहा है। पिछले कई सालों से 96 राजस्व गांव तो ऐसे हैं जहां कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। अगर हालात नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब सैकड़ों की संख्या में गांव वीरान होंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तकनीकी और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत टिहरी जिले में भी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे गए। टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जाखड़ीधार ब्लॉक प्रमुख और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए गए। जिले में हाई स्कूल के 8,088 और इंटर के 8,022 छात्र छात्राओं को टैब दिए जाने की योजना के तहत सरकार द्वारा उनके खाते में 12-12 हजार रुपए की धनराशि डीबीटी कर दी गई। छात्रों का भी कहना है कि टैबलेट के जरिए वो ऑनलाइन पढ़ाई में उन्हें मदद मिलेगी। आज जो उत्तराखंड सरकार ने जो टैबलेट वितरण किया, कार्यक्रम किया, मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को इसका लाभ मिले और आगे बहुत सारा ज्ञान मिले। मैं तो यही कहती हूँ सभी छात्र आगे बढ़े और अपने भविष्य के जो उज्जवल भविष्य की इनकी कामना करती हूँ। जब ये टैब मिले हैं तो हम ऑनलाइन जो चैनल आते हैं पढ़ाई के, हम उस पर पढ़ाई कर सकते हैं, हमें पढ़ाई में आगे मदद मिलेगी। और अगर लॉकडाउन पड़ता है फिर तो हम ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सकते हैं।
नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे। प्रदेश के 6.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये टैबलेट दिए जाने हैं। देहरादून में GGIC राजपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टैबलेट दिए, तो वहीं प्रदेश भर में हर विधानसभा में 100 बच्चों को पहले चरण में टैबलेट दिए जा रहे हैं। आज तकरीबन 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये टैबलेट दिए गए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि स्कूली एजुकेशन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है और DBT के जरिए हर स्टूडेंट के खाते में 12,000 रुपए दिए गए हैं, जिनसे उन्हें ये टैबलेट लेने हैं। जीवन में हम एक संकल्प लें कि हमको जीवन में कुछ करना है और संकल्प में कभी कोई विकल्प ना आए। संकल्प में अगर विकल्प आ गया तो हमारा संकल्प हमारा टूट जाता है, और जब हमारा संकल्प टूट जाता है तो हमारे रास्ते हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे सपने हमसे दूर हो जाते हैं, आंखों से ओझल हो जाते हैं, हमारा लक्ष्य हमसे बहुत दूर चला जाता है। इसलिए जीवन में जब भी कोई संकल्प लो, उसको पूरा करने के लिए पूरे परिश्रम से लग जाओ, पूरे प्राणों प्राण के साथ लग जाओ। आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्व IAS सुवर्धन शाह ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेटर भेजकर शाह ने पार्टी की नीतियों से परेशान होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सब कुछ दिल्ली से ही संचालित किया जा रहा है। कोई भी सुझाव अगर दिया जाता है तो उस पर अमल नहीं किया जाता। वहीं पार्टी के अंदर खाने कई और नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। राजपूत सीट से चुनाव की तैयारी कर रहे विनोद कुमार ने प्रभारी दिनेश मोहनिया और सोशल मीडिया इंचार्ज की टीम पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। हालांकि प्रभारी दिनेश मोहनिया इन्हें बेवजह की बात बता रहे हैं। बड़े दुख की बात है, आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा एक घूस कांड, टिकट घूस कांड हुआ है, जिसमें 30 लाख रुपए प्रत्येक दावेदार से लिए गए और उसे टिकट बेचा गया। नहीं, देखिए, ये तो अब पार्टी के स्तर पे नहीं बल्कि मीडिया के स्तर पे ज़्यादा बातें सुनने में मिलती है मेरे को, और मुझे लगता है मीडिया का ज़्यादा ध्यान इस बातों पे है कि कौन क्या कर रहा है। हमारा ध्यान इस बात पे है कि हम 2022 का चुनाव किस तरीके से लड़ते हैं। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आज गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन उपवास रखा। कांग्रेस का कहना है कि ये उपवास प्रदेश में बढ़ती दलित उत्पीड़न की घटनाओं, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में था। हरीश रावत ने कहा कि चाहे भोजन माता का प्रकरण हो या सितारगंज में दलित वर्ग के शिक्षक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला, इससे सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। जो नारे होंगे हमारे राज्य में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में बड़ी वृद्धि हुई है और राज्य सरकार का अमानवीय चेहरा दिखाई दिया है, भाजपा का अमानवीय चेहरा दिखाई दिया है, दलित विरोधी चेहरा दिखाई दिया है। एक कमज़ोर और दलित वर्ग के साथ भेदभाव हो, सरकारों के द्वारा उनकी अनदेखी की जाए, तो ये लोकतंत्र की उस भावना के खिलाफ है। हम हमारे सामूहिक विश्वास की प्रतीक इस गांधी प्रतिमा के सामने इस 1 घंटे के मौन उपवास में इस आशय के साथ बैठे हैं कि सरकार को जो 4-5 दिन का समय बचा है, सरकार कम से कम अब तो चेते। साल के पहले दिन दलित उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत ने 1 घंटे के उपवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेसी चाहते हैं कि हरीश रावत अब परमानेंट उपवास पर ही रहे। कौशिक ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में विकास की नई गाथा लिखी। उसकी पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो परमानेंट उपवास रखे अभी आने वाले समय में। दो 2022 के चुनावी समर में कांग्रेस भी लगातार लोगों से संपर्क करने में जुटी है और मुद्दों को उठा रही है। वहीं अब कांग्रेस ने चुनाव का थीम स्लोगन जारी कर दिया है और स्लोगन दिया है उत्तराखंडियत बचाओ, भाजपा हराओ। कांग्रेस का कहना है कि हम इसी स्लोगन के साथ जनता के बीच जाएंगे। वहीं बीजेपी ने स्लोगन पर कटाक्ष करने में देर नहीं लगाई और कहा कि हरीश रावत कौन सी उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, जिसमें हरीश रावत सीएम रहते हुए मां की कसम खाकर अपनी सरकार को बचाने के लिए राज्य का सौदा कर रहे थे। बीजेपी ने यह भी कहा कि क्या हरीश रावत फिर उसी उत्तराखंडियत को लौटाना चाहते हैं। तय किया है कि अब हमारा जो चुनाव का थीम स्लोगन होगा
वो होगा उत्तराखंडियत बचाओ, भाजपा हराओ, और उसके साथ हम महंगाई घटाओ, भाजपा हराओ। पूछना चाहता हूं कि कौन सी उत्तराखंडियत है जिसमें हरीश राव जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक वीडियो में कह रहे हैं कि मां की कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खा रहे हूं कि मेरी सरकार को बचा दो और मैं आपको ये रकम 29 तारीख को दे दूंगा। बीजेपी में ऊपरी तौर पर भले ही सब कुछ शांत दिख रहा हो, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है। फिर चाहे देहरादून की रायपुर सीट हो या नैनीताल की भीमताल या फिर पौड़ी जिले की लैंसडाउन सीट, जहां अंदरूनी गुटबाजी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये कोई आम जगह नहीं है और ना ही कोई आम प्रदर्शनकारी है। ये रायपुर विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता हैं और जगह है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय, जो क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साए कार्यकर्ता चुनाव में परिणाम भुगतने तक की धमकी दे रहे हैं। ये है लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत। दिलीप रावत ने पिछले कुछ दिनों से मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दरअसल चर्चा है कि हरक सिंह लैंसडाउन से अपनी बहू को पार्टी का टिकट दिलाना चाहते हैं। वहीं दिलीप रावत काम में रोड़ा अटकाने का आरोप भी लगाते रहे हैं। रायपुर विधानसभा के अंदर पिछले 5 साल से कुछ भी सही नहीं चल रहा है। पुरानी जो पार्टी की जो रीढ़ है पार्टी संगठन की, उनकी कहीं भी सुनी नहीं जा रही है। और आगे 2022 में अगर यही स्थिति पीछे से जैसे चली आ रही है, अगर आगे बनी रहेगी तो पार्टी को इसका बड़ा नुकसान होगा। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात करी है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में एक विद्युत वितरण खंड का कार्यालय मैंने खुलवाया था और उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी 12 तारीख को किया था। लेकिन 20 दिन के बाद भी वहाँ पर कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करना, कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं करना, और मेरे बार बार कहने पर एमडी ने कोई व्यवस्था नहीं करी। तो मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण जो है ये काम नहीं किया जा रहा। भीमताल सीट पर भी पार्टी संगठन में घमासान मचा हुआ है। निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा के पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी टिकट की आस लगाए बैठे नेता गुस्से में हैं। पार्टी का कहना है कि कोई भी कार्यकर्ता अपनी बॉर्डर लाइन क्रॉस ना करे, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की कभी कभी जो भावना होती है वो भावना ये सही है कि प्रदर्शित होती है अगर कुछ उनके मन में है, लेकिन बॉर्डर लाइन से ज़्यादा ना जाए, ऐसा कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना है। और इस प्रकार हम सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। लैंसडाउन, रायपुर, भीमताल में तो कार्यकर्ताओं ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है, लेकिन लालकुआ, कर्णप्रयाग, नरेंद्र नगर, कैंट, पुरोला, यमुनोत्री, गंगोत्री जैसी सीटों पर भी पार्टी के भीतर घमासान कुछ कम नहीं है। इन सीटों पर कई दावेदार मैदान में हैं, जो बीजेपी के चुनाव रथ की राह में रोड़ा बन सकते हैं। देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे। नए साल पर राम नगरी अयोध्या में भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। हनुमान